today we will start with p block element. पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम राइट पर है, इस तरह की पीरियोडिक टेबल है, एंड दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज p block. This one is S, this one is D, and the two rows at the bottom they are called as f block element. तो सबसे पहला क्वेश्चन कि इस ब्लॉक को क्यों p block element कहा गया, क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है दैट इज इन p ऑर्बिटल. सो हियर वी हैव द 6 कॉलम्स जिसमें कॉन्फ़िगरेशन p1 से p6 तक होता है. तो नाउ लेट अस डिस्कस समथिंग अबाउट इट. फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो सबसे पहले नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3. 1s2 जो कि नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है, और आउटरमोस्ट शेल के अंदर s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं. ऐसे ही फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन देखें. इफ वी जस्ट चेक, इट विल एंड एट 3s2 एंड 3p3. यहां पर बच्चों जो नोबल गैस जिसके बाद ये फॉलो हो रहे हैं, जैसे ही अगर हीलियम के बाद है, दिस वन विल बी आफ्टर नियॉन आर्गन, क्रिप्टन, xenon. They are just following this configuration after the noble gas configuration. और ऐसे ही अगर AS की बात करें, आर्सेनिक की बात करें, तो एक पीरियड आगे बढ़ गया. इसमें हमारे फोर्थ पीरियड यानी फोर्थ शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे. इट विल बी 4s2 4p3. सिमिलरली 5s2 5p3 and this one will be 6s2 6p3. So these are the configurations of noble p block element. कौन से? 15th ग्रुप के. They have 5 इलेक्ट्रॉन in their outermost shell. जब हम किसी भी एलिमेंट के जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वी आर जस्ट रिपोर्टिंग देयर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन. एलिमेंट अगर ग्रुप 15th के हैं एंड वी हैव टू रिपोर्ट देयर जनरल कॉन्फ़िगरेशन, वी नो दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन in S and 3 इलेक्ट्रॉन in P. So we will write it as ns2 np 1 to 6. यहां पर 15th ग्रुप है, तो this will be ns2 and np3. This one is for general p block element, and in this p block element for group 15th element it will be ns2 and np3. Now the second point is nature. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एलिमेंट का साइज बढ़ता चला जाता है. At every stage there is addition of a new shell, and due to which the valence shell electron becomes farther. जो एलिमेंट ऊपर लाई करते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज होगा. जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फार्दर हो जाएगा, एंड thus their atomic size increases and ionization energy decreases. जैसे हमने 11th में पढ़ा कि if the atom can lose electron readily, that will show the metallic character. और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है that is non metal. तो यहां भी डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम मूव करते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है. नाइट्रोजन से बड़ा फास्फोरस, फिर आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. तो ये जो ऊपर के दो एलिमेंट है नाइट्रोजन और फास्फोरस, दे आर स्मॉल, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल. आर्सेनिक, एंटीमनी जो बीच में आता है, ये मेटल नॉन मेटल के बीच में, इसको हम मेटेलॉइड कहते हैं. वेयर एज बिस्मथ इज अ पुअर मेटल. मेटेलिक कैरेक्टर है मगर थोड़ा कम है, बट दैट इज having the characteristic of metal. Now let us discuss the occurrence of p block element. तो सबसे पहला नाइट्रोजन. नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है, एंड दिस नाइट्रोजन कवर्स 78% ऑफ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम.
नाइट्रोजन हमारी अर्थ क्रस्ट पे भी मिलती है। अर्थ क्रस्ट पर इट इज इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्रेट, जिसको हम चिले सॉल्टपीटर भी कहते हैं, और पोटाशियम नाइट्रेट, जिसे हम इंडियन सॉल्टपीटर भी कहते हैं। It also found in the form of proteins in plant and animals. So this was the occurrence of nitrogen. 78% part of the atmosphere is covered by nitrogen by volume. On earth crust, it exists as sodium nitrate, which is called as Chile saltpeter, and potassium nitrate, which is called as Indian saltpeter. It is also a form of protein which is found in plant and animal. अच्छा, अगर फास्फोरस को डिस्कस करें हम, फास्फोरस हमारा एपेटाइट फैमिली में पाया जाता है। यस, क्या होता है एपेटाइट फैमिली? जैसे एक मैं केमिकल कंपाउंड का नाम लिख रहा हूं बच्चों, CA9PO4 6 एंड CaX2। यहां पर X हेलोजन एटम है। X हमारा कुछ भी हो सकता है बच्चों, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, OH हो सकता है। अगर X यहां पर फ्लोरीन हो तो इस कंपाउंड का नाम है फ्लूरोपेटाइड। फ्लूरोपेटाइड। जो फास्फोरस है, दिस इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर। यू कैन राइट इट इज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट। ये हमारा कहां पाया जाता है? बोन्स में पाया जाता है, लिविंग सेल्स में पाया जाता है। इसको लिख देते हैं, फाउंड इन बोन्स एंड लिविंग सेल्स। And this also exists as phosphoprotein. Phosphoprotein कहां पर? मिल्क एंड एग में। बाकी अगर हम कंपाउंड आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो ये बेसिकली एज अ सल्फाइड पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। So this was all about their occurrence. Now if we just take a quick look of it, nitrogen is found in atmosphere. 78% part of the atmosphere is being covered by nitrogen, and on earth crust it is found as sodium nitrate, which is called as Chile saltpeter, and potassium nitrate, which is called as Indian saltpeter. It is also a form of protein which is found in plant and animals. Phosphorus is an apatite family compound. जैसे बच्चों फास्फोरस इस कंपाउंड के अंदर है, CA9PO4 6 CaX2। X हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कुछ भी हो सकता है। सो इन दिस वे इफ वी टेक फ्लोरीन, X की जगह F ले लें, देन इट इज कॉल्ड एज फ्लोरोपेटाइड। Phosphorus is also an essential constituent of animal and plant matter, which is found in bones and living cells, and in milk and egg as phosphoprotein. These remaining arsenic, antimony, bismuth are found as sulfides in minerals. Now the next is electronic configuration. Let us discuss something special about this configuration. General configuration में NH2 NP126 हमने पढ़ा। ग्रुप 15 के लिए हम मेंशन कर चुके हैं कि इट इज NH2 and NP3. In the 11th class we studied half filled and fully filled orbitals have extra stability. वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के हमने कॉज भी स्टडी किए थे। दैट रीजंस वर्स, पहला था सिमेट्री। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर सिमेट्रिकल इन नेचर।
और दूसरा रीजन हमने पढ़ा था मोर एक्सचेंज एनर्जी। जब इक्वल एनर्जी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करते हैं तो दे लूजेस सम एनर्जी, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये इधर आ गया, एंड दिस वे दे कीप चेंजिंग देयर पोजीशन, एंड दिस एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम व्हेन द ऑर्बिटल इज इधर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड। इनका कंपैरिजन किससे होता है? जैसे हाफ फिल्ड का कॉन्फ़िगरेशन का कंपैरिजन P3 का कर रहे हैं तो P2 से कर रहे हैं या P1 से कर रहे हैं, और अगर हम P6 का करेंगे तो किससे करेंगे? P5 से करेंगे। P5 से ज़्यादा स्टेबल P6 होगा। P5 में जितनी एक्सचेंज एनर्जी होगी उससे ज़्यादा एनर्जी P6 में होगी। सो टू लूज मोर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम even if it require, it will shift from S to P। तो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। एंड द नेक्स्ट इज एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। डाउन द ग्रुप हर एक स्टेप में एक नया शेल ऐड होता है तो साइज बढ़ता है। दिस इंक्रीज ऑफ साइज इज रेगुलर अप टू फास्फोरस। बढ़ आगे भी रहा है, बट दैट इंक्रीज इज नॉट टू दैट एक्सटेंट। अब ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ पे आए तो जो साइज का इंक्रीज है दैट इज स्मॉल। इनिशियली फ्रॉम नाइट्रोजन टू फास्फोरस there was addition of shell, but in the heavy elements electrons were also being filled in d and f orbital। यहां पर बच्चों अगर पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो d और f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग शुरू हो गई है। d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का भरने का मतलब दे आर लो स्क्रीनिंग ऑर्बिटल। जैसे बच्चों ये हमारा न्यूक्लियस है, लेट दिस इज द वैलेंस शेल, दिस वन इज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में भी भरे जाते हैं, इट मींस इन एवरी स्टेज देयर विल बी एडिशन ऑफ वन पॉजिटिव इन द न्यूक्लियस एंड वन इलेक्ट्रॉन इन द लो स्क्रीनिंग d। इनकी न्यूक्लियस को स्क्रीन करने की ताकत कम होती है। न्यूक्लियस की ताकत को ये बहुत ही कम इफेक्ट करते हैं, जिससे बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। And this effective nuclear charge, when pulls the valence shell electron, this shell shrinks, and thus the effect of addition of new shell get compensated। तो इतना ज़्यादा addition of shell का इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली शेल को अट्रैक्ट करेगा, श्रिंक करेगा as its power is being increased। The d and f orbital electron has not screened its power to that extent। They are poor shielders। जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है that is poor shielder। तो हम कह सकते हैं, thus we can write, in heavier elements the electrons are being added in the poor shielding d and f orbitals, due to which the effective nuclear charge increases, hence the shell shrinks। Next is ionization enthalpy। लेफ्ट टू राइट जो साइज का वेरिएशन है दैट इज लाइक दिस, साइज डिक्रीजेस, जिससे वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लोज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इट मीन्स नॉर्मल ट्रेंड लेफ्ट टू राइट क्या हुआ? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, दिस वी हैव स्टडीड। बट अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट को कंपेयर करें ग्रुप 14 से, नॉर्मल ट्रेंड भी यही है कि लेफ्ट टू राइट साइज छोटा होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इज मोर, बट दिस इंक्रीज इज मोर देन एक्सपेक्टेड। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन था NH2 NP2, while group 15 have the configuration NH2 NP3। they have half filled P3 configuration, and this configuration has more stability। और ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए। अगर हम ग्रुप 16 से कंपेयर करें
तो ग्रुप 16 की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, बट अगेन द केस गेट रिवर्स्ड. Even the nuclear charge of group 16 is more, but in case of group 16 there is the more stability of p3 configuration. जबकि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ns2np4. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, माना सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, तो सेकंड के केस में क्या होगा? जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, it will shift its configuration from ns2np4 to ns2np3, and thus it will retain this stable configuration. तो P4 से P3 में आना वैसे भी एनर्जेटिकली फेवरेबल है, as it is having now the P3 configuration. And after this P3 अगर अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रुप 16 में भी आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन इट इज गोइंग टू एक्वायर हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन. तो इस P3 कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी मुश्किल हो जाएगा. फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 16. ग्रुप 14 से तो ज्यादा है ही, बट दे आर ऑल्सो ग्रेटर देन ग्रुप 16. It is due to stability of half-filled configuration P3. But second ionization energy of group 16 is higher than group 14. अब जो 16 है उसकी हायर है, 14 से तो हायर ही है, 15 से भी हायर है. क्यों? Because now after removing one electron they become half-filled np3 configuration. Now let us discuss their first, second and third ionization energy. पहला इलेक्ट्रॉन हमने निकाला ए से, ये एक न्यूट्रल एटम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड इज समथिंग IE1, बट व्हेन इट फॉर्म्स A+, नाउ इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जब लूज होगा तो ये एडिशनल पॉजिटिव चार्ज, ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वोंट अलाउ इट सो इजीली. So greater energy is required to remove the electron. And in the same way, when the charge increases to 2+, the attraction further increases, effective nuclear charge further increases, and thus the third ionization energy even becomes greater than second. तो हम कह सकते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, और सेकेंड से ज़्यादा थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी.